हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, आपको पता है हम हर रोज़ जो मैंने 2005 से 2024 तक ये पेपर यानी PYQ की सीरीज चला रखी है वो हम करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, सरप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो सरप्पा है, ठीक है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे है भाई, सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से या जैन काव्य से। तो सिद्ध साहित्य से क्या है, सरप्पा का संबंध है भाई। ठीक है, और इनका जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, और जो सिद्ध साहित्य है इसके अंतर्गत क्या भाई 84 सिद्धों की रचनाएं भी की गई हैं। ठीक है, और काव्य रचनाएं की गई है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है भाई। और जो रासो काव्य है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्या रचनाएं लिखी गई है, जिनमें ऐतिहासिक राजाओं की वीरताओं का वर्णन है। ठीक है, आप सभी को पता है जो रासो काव्य है उसमें जितने भी हमारे राजाएं हुए उनकी क्या है, वीरताओं का वर्णन उसमें मिलता है। जैसे हमीर रासो हो गया, खुमार रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है, जितने भी हमारे राजा हुए हैं ऐतिहासिक राजा, उनकी क्या है, वीरताओं का हमें वर्ण मिलता है। और जो नाथ साहित्य है भाई इसके अंतर्गत क्या है, जितने भी जो हमारे नाथ हुए हैं उनका क्या है, उनकी रचनाएं हमें मिलती है इसमें। ठीक है, और जैन साहित्य में ठीक है वे रचनाएं मिलती हैं जो जैन धर्म की कथाएं, दार्शनिक मतों व उपदेशों को क्या है, उसके उनके आधार पर उनको बनाया गया है, वे रचना इसमें मिलती है। जैसे स्वाकाचार हो गया, बरतेश्वर बाहुबली हो गया, जैन काव्य के अंतर्गत आएगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है। देखो भाई, मैंने काफी बार आपको बता दिया है अष्टचाप की। ठीक है, रचना किसने की थी भाई, विठलनाथ ने की थी, 1565 ईस्वी में की थी। और 4 कवि विठलनाथ के थे, 4 कुंभनदास के थे। ठीक है, इन दोनों को मिला के ठीक है अष्टचाप की उन्होंने स्थापना की थी। तो मैंने आपको कवियों के भी नाम बताए हैं। ठीक है, कौन से विठलनाथ के थे, कौन से किसके थे, वल्लभाचार्य के थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। सूरदास है, बिल्कुल है, कुंभनदास भी है, नंददास भी है, लेकिन सुंदरदास क्या है, अष्टचाप के कवि नहीं है भाई। हमारे क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सर वो क्या है, सुंदरदास है, वो क्या थे, एक संत कवि थे और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे भाई। और इनकी सबसे फेमस रचना है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास भाई। ठीक है, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जो हमेशा ही क्वेश्चन क्या पेपर में पूछी जाती है। और कुंभनदास ही आप सभी को पता है, जो कुंभनदास थे वो क्या थे, वो भाई जो अष्टचाप के कवि थे उसमें सबसे बड़े थे ये। ठीक है, उम्र में सबसे बड़े थे। और ये सूरदास भी क्या है, अष्टचाप के कवि, और नंददास है भाई। अगला, बिहारी किस धारा के कवि है। जो बिहारी है वो किस धारा के कवि है। तो रीति सिद्ध, रीतिमुख, स्वच्छंद, रीति बतो, रीति सिद्ध धारा के कवि है भाई। और रीति काल के ये कवि हैं। ठीक है, रीति काल के हैं। ठीक है, और जो हमारी रीति मुक्त है उसमें कौन कौन से कवि आते हैं हमारे पास, उसमें आते हैं गणानंद, बोधा, आलम ठाकुर। ठीक है, और रीतिबद्ध में भाई इसमें तो काफ़ी सारे आते हैं, चिंतामणि हो गए, मतीराम हो गए, देव, जसवंत, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र हो गया, दुल्हा हो गया, रघुनाथ, प्रताप सिंह और गवाल। काफ़ी सारे कवि इसमें आते हैं रीतिबद्ध में। और रीति मुक्त में सिर्फ ये 4 ही कवि आते हैं, घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा भाई। ठीक है, और रीति सिद्ध हमारे पास है बिहारी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है। तो प्रेमचंद्र के बारे में पूछ रखा है, इनमें से किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी हैं भाई। तो आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, या आदर्शोन्मुख क्या है ये, आदर्शवादी। तो देखो भाई, पहले जो प्रेमचंद्र थे आदर्शवादी लिखते थे उपन्यास, लेकिन उनके बाद में क्या है, यथार्थवाद भी शामिल हो गया। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार ये है भाई, इनकी प्रवृत्ति क्या है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति है प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। तो किसके जीवन का चित्रण किया गया भाई, अमृतलाल ने एक जीवनी परक उपन्यास लिखा है।
ठीक है। क्या नाम है उसका? खंजन नयन। जो खंजन नयन है वो किसके जीवन पर चित्रित है? तो ये सूरदास के जीवन पर चित्रित है भाई, ठीक है। और अमृतलाल नागर ने ही एक और क्या है जीवनी परक उपन्यास लिखा है जो भाई तुलसीदास के जीवन पर संबंधित है। आप सभी को पता है उसका क्या नाम है? मानस का हंस भाई, ठीक है। क्या? मानस का हंस। मानस का हंस। अगला क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी में स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ठीक है भाई, जो अंग्रेजी है उसमें स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव, ठीक है, अंग्रेजी की स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा में दिखाई पड़ता है? प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, छायावाद में, नई कविता में। तो छायावाद में क्या है इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां, दुख है जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। तो ये सभी जितनी भी हमारी कविताएं हैं ये किसके? निराला की हैं। किसकी है भाई? निराला की है। और जो ये कविताएं हैं ये सरोज स्मृति की है, ठीक है, जो निराला जी की क्या है? एक कविता है और अपनी पुत्री के वियोग में इन्होंने लिखी थी भाई। अगला क्वेश्चन है, रस आखेट के रचनाकार कौन है? क्या भाई रस आखेट है इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विद्यानिवास मिश्र है, कुबेर नाथ राय है, शरद जोशी है। तो रस आखेट के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय है भाई। कौन है? कुबेर नाथ राय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? पूछा भाई, ठीक है, नहीं है पूछा है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये है हरिशंकर परसाई की रचना। ठठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये भी हरिशंकर परसाई की रचना है। लेकिन जीप पर सवार इलिया, ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। ये किसकी है? शरद जोशी की है भाई। किसकी है? शरद जोशी की, ठीक है। और भाई जो भी मैंने आपको पेपर करवाए हैं, जो मैं हर रोज़ आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, 50 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। जो पिछली क्लास करवाती हूँ मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लास में 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ हर रोज़। और कल या परसों मैंने जो क्लास डाली थी उसमें मैंने 75 क्वेश्चन करवाए थे। उस पेपर में 75 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। आपके जितने भी, आप किसी भी स्टेट में हो और हिंदी साहित्य से पेपर दे रहे हो तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी, ठीक है। कम नहीं होते भाई, 2005 से लेकर 2024 तक के PYQ, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं हिंदी साहित्य से वे सभी कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आप जो भी बच्चा हर रोज़ मेरी क्लास देखता है उस सभी को तो पता चल गया होगा तो कितने क्वेश्चन रिपीटेड आने लग रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 10वां हमारा, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? क्या है भाई? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले देखते हैं किसकी रचना है ये। तो ये किसकी है भाई? ये है हमारे अज्ञे जी की। किसकी है? अज्ञे जी की है ये रचना। किसकी है? अज्ञे की है। और क्या है ये? ये है एक यात्रा वृत्तांत। क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है और 1960 की ये रचना। 1960 में एक बूंद सहसा उछली का प्रकाशन हुआ था भाई। अगला है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? क्या भाई? आलोचक के मुख से कौन सा ऐसा आलोचक है जिसके व्याख्यानों का संकलन है भाई? नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, प्रभाकर श्रोत्रिय। तो क्या भाई? नामवर सिंह, ठीक है, द्वारा ये लिखा गया है आलोचना के मुख से। अगला 12वां क्वेश्चन, समय देवता किस कवि की कविता? भाई क्या समय देवता जो है किस कवि की कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है, नागार्जुन की, माखनलाल चतुर्वेदी की, नरेश मेहता की है। तो भाई ये नरेश मेहता की क्या है? एक लंबी कविता है,
क्या है भाई, एक लंबी कविता है, समय देवता। ठीक है, लंबी कविता ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां। ऑफ गेमटोलॉजी के लेखक कौन है? तो कौन है? जैक दरिदा है, रिचर्ड रोटरी है, फ्रेडरिक जेमसन है, पॉल दीमान है। तो जैक दरिद्रा है भी ऑफ गेमेट्रोलॉजी के लेखक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है भाई? क्या भाई, मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? शिवदान सिंह चौहान है भाई, बिल्कुल है। शिव कुमार मिश्र है। प्रकाश चंद्र गुप्त ये भी है, लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। ये यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। ठीक है, और जो हमारे विष्णुकांत शास्त्री है, इनकी रचना कौन सी है? कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। ये पेपर में पूछा जाता है, मैं वही आपको बताती हूँ हमेशा। ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है। और ये निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और विष्णुकांत शास्त्री जी की, ठीक है, निबंध है इनका, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। काफ़ी बार पेपर में आता है, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की भाई, तो आप ये ध्यान रखना। और भाई बाबू गुलाब राय का कौन सा निबंध है? इनका है ठलुआ कलब। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। एक और है इनका, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? ठीक है, आलोचना की कृति है। ठीक है, आलोचना कृति है और विजय देव नारायण शाही की है, हमें ये बताना है। तो जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रसमीमांसा। तो जायसी जो है ये विजय देव नारायण शाही की क्या है? रचना है भाई। ठीक है, और कौन सी है? आलोचना कृति है भाई। और आप सभी को पता है जो सूरदास है, ठीक है, ये किसकी है? ये है डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की। किसकी है? डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की भाई। और आप सभी को जो भी इसमें नया लगता है उनके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, पेपर के टाइम पे आपको काम आएंगे, रिवीजन के टाइम। साहित्यालोचन है श्याम सुंदर दास की। साहित्यालोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। और रस मीमांसा किसकी है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्यों है? क्यों है ये हम देखते हैं। क्योंकि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। ठीक है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्य विधाओं में सृजन हुआ। ये भी ठीक है। खड़ी बोली में साहित्य लेखन युग की आवश्यकता थी। ये क्या है? गलत है भाई। तो ए बी ठीक है और सी क्या है? गलत है। तो ए बी सही है, लेकिन ये भी गलत है। ए सही है भाई, ए और बी सही है, लेकिन सी गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा 17वें क्वेश्चन का। 18वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। क्या भाई? ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। ये भी क्या गलत है और ये भी क्या गलत है। तो ए और बी दोनों गलत रहेंगे। 18वां का दोनों गलत है भाई। उन्नीसवां क्वेश्चन है हमारे पास, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, ये नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अशंत्य आयातित है। ये भी क्या है? ठीक है। ये दोनों पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अलग अलग लाइन दे के भी पूछ लेते हैं। जो बच्चे क्रमबद्ध
ठीक है। हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी आसान है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं हम PYQ करें तो उसके लिए सीरीज बेस्ट रहेगी। तो A और B दोनों सही है भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 20वां क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाई छायावाद की विशेषताएं हैं, ध्यान से देखना। कौन कौन सी विशेषता है छायावाद की? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति छायावाद में हुई है। समाजवाद के प्रति विद्रोह, ये भाई थोड़ा बहुत ठीक है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। कमाई आपने पढ़ी होगी। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, बिल्कुल ठीक है, काफी बार पेपर में सीधी लाइन दे के पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। सभी सही है, ये तो नहीं है भाई। तो A, C, D सही है और B क्या है, आंशिक सही है, यानी थोड़ा बहुत ठीक है ये, ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है आपको इकट्ठे पूछ ले, ये एक एक करके भी विशेषताएं पूछी जा सकती है, तो प्लीज आप इसको अच्छी प्रकार से देखें। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हैं भाई। निम्नलिखित हिंदी ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसका है? ये है राम कुमार वर्मा का, आप सभी को पता है भाई, ठीक है। और कब का है? 1938 का है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसका है? हिंदी साहित्य की भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और 1940 की है भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है और 1929 में इसकी रचना हुई थी। अरे 38 का है। मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु विनोद है उसका जो भाई उसके जो 3 भाग थे वो 1913 में आए थे, ठीक है। और उसका चौथा भाग 1934 में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, फिर आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में भी। ये क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष गलत दे रखा भाई, 1938 नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो देखो D ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है वैसे तो, ठीक है। और मैं इसका आपको बताऊंगी जरूर, क्योंकि अब मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप है, मैंने खुद ही रॉन्ग लगा दिया है, तो आप इसको देख लेना। अगर किसी बच्चे को पता है तो मेरे पास कमेंट जरूर करना और मुझे कमेंट में बता करो भी, जो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताया तो करो। गोस्वामी तुलसीदास की रचना का सही क्रम क्या है? 22वां क्वेश्चन है, जो तुलसीदास जी है, गोस्वामी हमारे तुलसीदास है, उनकी रचनाएं दे रखी है, उनका सही क्रम हमें लगाना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। देखो भाई सबको पता है रामचरितमानस सबसे पहली रचना है इनकी, ठीक है, यानी इसमें जो है वो सबसे पहले है, ठीक है। तो उसका प्रकाशन 1574 में हुआ था रामचरितमानस का, ठीक है। जो गीतावली है इसका हुआ था 1586 ईस्वी में। कब हुआ था? 1586 में। और दोहावली का 1583 में, ठीक है। और विनय पत्रिका 1606 में, ठीक है। तो देख लो 1574 आएगा पहले रामचरितमानस, फिर दोहावली, फिर गीतावली, फिर विनय पत्रिका भाई, ठीक है। सबसे लास्ट में विनय पत्रिका 1609 में। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा और ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। और आप सभी को पता है ना तुलसीदास की रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 प्रमाणिक रचना मानी है, 6 तो ब्रजभाषा में है और 6 अवधि में है। अगला क्वेश्चन है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम बताना है, ठीक है। द्विवेदी युग के जितने भी कवि हैं उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी। वैसे तो सही यही है, लेकिन हमें क्या बताना है, जन्म के अकॉर्डिंग बताना है। तो श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था, ठीक है। और भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का 1865 ईस्वी में हुआ था और मैथिली शरण गुप्त का हुआ था 1886 में और रामनरेश त्रिपाठी का हुआ था 1880 में। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है 24वां क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी की
निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना। क्या भाई, आधुनिक हिंदी की दे रखा है। तो यशोधरा, नहीं भाई सॉरी, आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। तो देखते हैं, आत्मजयी है, इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में, ठीक है। और ये किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है भाई। कनुप्रिया, कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की, और भाई 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। और उर्वशी है वो 1961 की है, और किसकी है? दिनकर जी की है। यशोधरा 1932 की है, और मैथिली शरण गुप्त की है भाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले यशोधरा आएगी, 1932 में प्रकाशन हुआ था, तो ये तो सभी कट हो गए, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर 1932 के बाद आएगी 1961 उर्वशी, फिर 59 कनुप्रिया, फिर आत्मजी 1965 में, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। उनका जन्म की दृष्टि से बताना है भाई, ठीक है। देखते हैं, पहले क्या है, देखो भाई, सबसे पहले आएंगे प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लॉन्जाइस, फिर कोलरिज, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखो प्लस सॉरी, जो प्लेटो है इनका है 727 ईसा पूर्व जन्म, और अरस्तु का है 374 ईसा पूर्व जन्म, और लॉन्जाइन्स का है 3री शताब्दी का, ठीक है, 3री शताब्दी का है लॉन्जाइन्स का, और कोलरिज का है 1772 सॉरी, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 26वां क्वेश्चन रहेगा अपना, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम बताना। भाई पत्रिकाएं दे रखी हैं, उसका हमें क्रम बताना है। क्या दे रखी है? पत्रिकाएं, ठीक है, उसका हमें क्रम बताना है। कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद हंस, वैसे तो यही ठीक है, सबसे पहले यही आएंगे इनमें से। फिर भी हम देख लेते हैं, जो कवि वचन सुधा है, ठीक है, ये किसकी थी पहले तो ये बताओ, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे भारतेंद्र जी, ठीक है। और 1968 की ये क्या है? पत्रिका है, और काशी से ये निकलती थी भाई। और सरस्वती ये 1900 की पत्रिका है, ठीक है। और चिंतामणि घोष इसके संपादक थे, और ये इलाहाबाद से निकलती थी भाई। और चांद ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। देखो भाई, ये जो सरस्वती मासिक थी, चांद क्या है? साप्ताहिक थी, और 1920 में महादेवी के संपादक में ये इलाहाबाद से निकलती थी भाई, ठीक है। और जो हंस है ये भी मासिक थी, और प्रेमचंद्र जी इसके संपादक थे, और 1930 में ये बनारस से निकलती थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, बिल्कुल ये ठीक लिख रखी हुई। और चांद का प्रकाशन 1920 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है भाई। उपन्यास दे रखे और उनका प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच भाई। तो तब तमस देखते हैं, तमस किसका उपन्यास है ये देखते हैं। तमस है हमारे भीष्म साहनी का, ठीक है, काफ़ी बार आया हुआ है। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है भाई तमस का? इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1973 ईस्वी। भीष्म साहनी जी लेखक है, कवि है। सूखा बरगद किसकी, कितना प्रकाशन? 1986। और किसका है? मंजूर एहतेशाम का। आधा गांव राही मासूम रजा का 1966 में, ठीक है। और झूठा सच यशपाल का है, ठीक है। और झूठा सच है, इसके 2 भाग थे, ठीक है। एक 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था, और एक का हुआ था 1960 में, ठीक है। और जो 1958 में हुआ था वो प्रथम भाग था। इसका नाम भी पूछे जाते हैं, उसका नाम था वतन और देश। प्रथम भाग का क्या नाम था? वतन और देश भाई। क्या देखो, इसके अकॉर्डिंग झूठा सच सबसे पहले आएगा, फिर आधा गांव आएगा 1966, फिर तमस आएगा, फिर सूखा बरगद। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। मैं आपको जो झूठा सच है इसके पहला मैंने प्रथम भाग आपको बता दिया है। दूसरा भाग है, दूसरे भाग का नाम है, पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा भाग है देश का भविष्य। क्या? देश का भविष्य। और यशपाल जी का ये उपन्यास है भाई।
अगला क्वेश्चन है अपना 28वां, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना। अभी कवि दे रखे हैं, उनका हमें सही क्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सही क्रम क्या रहेगा इनका। पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशव। तो जो सबसे पहले हमारे आएंगे केशवदास। केशवदास का जन्म कितना है? 1560। ठीक है, बिहारी का 1595। ठीक है, चिंतामणि का 1600 और जो पद्माकर है वो 1753। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे 1560 वाले यानी केशवदास, ये रहा। फिर आएंगे बिहारी, बिहारी तो इसमें दे नहीं रखे। चिंतामणि दे रखे हैं, अभी इनका 1600 का जन्म है तो चिंतामणि दे रखे। एक यहाँ पे भी नहीं दे रखे, यहाँ पे भी, यानी देखो इसका जो मिलान है वो सभी गलत है, लेकिन मैंने आपको इनका प्रकाशन बता दिया, इनका जन्म बता दिया है। आप उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर में आता है तो कर सकते हैं, यानी इसमें एक भी ठीक नहीं है। 29वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम। भाई काव्य दे रखे हैं और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, प्रिय प्रवास है, सॉरी पहले है लोकायतन। किसका है लोकायतन? ये है सुमित्रानंदन पंत का, 1964 का है भैया। ठीक है, राम की शक्ति पूजा निराला की है, 1936 ईस्वी की। झरना जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, कब का है? 1918 का। और प्रिय प्रवास ये किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, 1914 का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रिय प्रवास आएगा, 1914 का है। फिर आएगा झरना 1918 का, राम की शक्ति पूजा 1936, लोकायतन 1964। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अब पंक्तियां दे रखी है, ठीक है, और उनका मिलान करना है। देखते हैं भाई पंक्तियां। घुने खाए सह तीरों पर, क्या भाई? घुन खाए सह तीरों पर, सॉरी घुन खाए सह तीरों पर, यह है नागार्जुन की। एक बीते के बराबर, ये है केदारनाथ अग्रवाल की। किंतु हम द्वीप है, क्या भाई? किंतु हम है द्वीप, ये है अज्ञे की। भूख से रियाती हुई, क्या है? धूमिल की। भूख से रियाती हुई धूमिल, ये क्या है? इनकी पंक्तियां और काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। तो देखते हैं, ए का 2, बी का 1, ए का 2 भाई, ए का 2, बी का 1 यहाँ पे नहीं है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपादक दे रखे और पत्रिका दे रखे, इनका हमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, चलो भाई करते हैं मिलान। श्याम सुंदर दास, ये है समाचार सुधावर्षण। राजा लक्ष्मण सिंह, ये है प्रजा हितैषी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये है कविवचन सुधा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये है आनंद कादम्बिनी। तो ए का बी हो गया और बी का 4, ए का 2 है भाई, सॉरी ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 हो गया है, बी का 4 हो गया है, तो ये नहीं आएगा, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना। भाई पत्रिकाएं दे रखी है और उनका प्रकाशन वर्ष दे रखा है। ठीक है, इनका सुमेलित करना। ऊपर संपादक थे, अब इनके क्या आ गए? प्रकाशन वर्ष है, इनको हमें सुमेलित करना है। और ये पहला है सार सुधा निधि, क्या है भाई? सार सुधा निधि, तो ये है 1879 की। ठीक है, और ये साप्ताहिक थी और किसकी है? सदा मिश्र जी की है, सदानंद मिश्र के, सॉरी भाई यहाँ पे लिखती हूँ, सदानंद मिश्र की है भैया। ठीक है, और कब की है? 1879 की। बंगदूत है राजा राममोहन राय की, किसकी है? राजा राममोहन राय। ठीक है, और 1829 की है भैया। भारत मित्र किसकी है? ये है
रुद्र दंत की, ठीक है, और ये 1877 की है, और हंस 1930 की है। ऊपर भी आया था ना हंस का, तो आप मुझे ये बताना जो हंस पत्रिका है वो किसकी है भाई, ठीक है, बताना जरूर। वैसे मैं ही बता सकती, मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया है, लेकिन आपके लिए मैं जो क्वेश्चन डाल के जाती हूँ, आप कोई भी बच्चा मेरे को नहीं बताता, आप क्लास देख लेते हो लेकिन मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। आज देखती हूँ, अगर किसी बच्चे को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे आंसर जरूर देना। क्या भाई, जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो इसमें देखते हैं, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 33वां क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृतियाँ दे रखी है और उनके लेखक है, उनका हमें मिलान करना है भाई, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 भाई। तो दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, क्या भाई, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है गजानन माधव मुक्तिबोध का। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया साहित्य नए पर्सन, ये है नंदुलारे वाजपेयी भाई, ठीक है। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 भाई, ये ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। अगला है 34वां क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित। भाई एक तरफ कथन दे रखे हैं, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं, और उनके कथनों और लेखकों का हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, वो हम करते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। भाई करुणा क्या है, दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ये कथन किसका है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। क्या भाई, जो मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं है वही क्या संस्कृति है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगली है हमारा क्वेश्चन, इधर रख लेते हैं इसको। छायावास्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसका, नगेंद्र का है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये रामविलास शर्मा का है, ठीक है। तो ए का 3 बी का, ए का 3 हो गया, बी का 2, ए का 3 बी का 2, क्या भाई, ए का 3 बी का 2, ए का 3, ए का 3 बी का 2, बी ऑप्शन में है भाई, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 35वां क्वेश्चन रहेगा अपना, कृतियाँ दे रखी है और उनकी विधा दे रखी है, उनको क्या हमें, उनका हमें मिलान करना भाई, ठीक है। तो इनका मिलान करते हैं। 35वां क्वेश्चन रहेगा अपना, तो देखते हैं, लहरों के राजहंस, क्या है भाई, लहरों के राजहंस, ये क्या है, एक नाटक है, ठीक है, ए ऑप्शन ए ही ठीक है इसका, ए लहरों के राजहंस नाटक है, और किसका है, मोहन राकेश का, किसका है, मोहन राकेश का, ठीक है। आधा गांव, ठीक है, आधा गांव क्या है, उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है, और किसका है, राही मासूम रजा का, ये ऊपर भी आया है, राही मासूम रजा। तुम चंदन हम पानी, ये क्या है, निबंध है, क्या है, निबंध है, और किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का है, किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का है। मुर्दैया, ये क्या है, आत्मकथा है, ठीक है, और किसकी है, तुलसीराम की है, किसके, तुलसीराम की है, तुलसीराम की। तो देखते हैं, ए का 1 और बी का 5, ए का 1 बी का 5, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास है, उनके पात्र हैं, उनका मिलान करना हमें। तो गबन उपन्यास है, ठीक है, गबन का पात्र क्या है इसमें, जालपा है। नदी के द्वीप, ठीक है, और गबन किसका उपन्यास है, प्रेमचंद्र जी का भाई। नदी का द्वीप भुवन, ठीक है, और ये अज्ञे जी का उपन्यास है। मेला अंचल डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक रहेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा निपुणिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भाई। तो ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5, एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना
ठीक रहेगा भाई, और सभी गलत है। अगला हमारे पास है 37वां क्वेश्चन, मिलान करना है। पात्र है और नाटक है, उनका क्या करना, हमें मिलान करना। भाई एक तरफ पात्र दे रखे, दूसरी तरफ नाटक दे रखे, उनका हमें मिलान करना है। तो सिहरन, जो सिहरन है वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है भाई। और चंद्रगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। युत्सव ये किसका है, अंधा युग का, ठीक है। और अंधा युग किसका उपन्यास है, धर्मवीर भारती का। फिर जुनेजा है, ये आधे अधूरे का है, ये किसका है, मोहन राकेश का है। नाटक है सभी ये, मोहन राकेश का है। दक्ष, दक्ष किसका है, एक कंठ विस्पाई, इसका भी एक कंठ विस्पाई। और दुष्यंत कुमार का ये नाटक रहेगा भाई। तो देखते हैं, ए का 3, बी का 4 भाई, ए का 3, बी का 4। तो अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य दे रखे और उनके सिद्धांत दे रखे, उनका हमें मिलान करना है, ठीक है। तो करते हैं इनका मिलान। भट्टलोलट आरोपवाद, शंकुक अनुमतिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद है, ठीक है। तो इनका आएगा ए का 4 आरोपवाद, बी का 3, ए का 4, बी का 3, 2 ऑप्शन में आ गया भैया। तो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अभिनवगुप्त ए का 3, सी का 3 भाई, सी का 2 है भाई, सॉरी सी का 2 है, ये रहा अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, सी का 2, ये कट हो गया। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना। भाई आचार्य हैं, उनका कालखंड, भाई उनका जन्म, ठीक है, किस सदी में हुआ था वो हमें बताना है। तो देखते हैं, भामा छठी शताब्दी के हैं भाई, कहाँ पे है, ये रहा 5 में। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र है 11वीं के, ठीक है। आप सभी को पता है जो भामा है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और सोमेंद्र किसके हैं, औचित्य संप्रदाय की, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद ये है 14वीं शताब्दी के, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद किसके हैं, 14वीं शताब्दी के हैं भाई। और पंडित राज जगन्नाथ ये है हमारे 17वीं शताब्दी के, 17वीं सदी के, ठीक है। तो ए का 5 और बी का 3, ए का 5 हो गया और बी का 3 भाई, ए का 5, बी का 3, ओनली बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, ये करते हैं हम। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल ब्रहा संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता। बिल्कुल ठीक है, तर्क है, क्योंकि लोभ प्रेम का मूल है। ये क्या है, गलत है भाई, ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर है स्थापना। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, जो तर्क है, जब हम स्थापना पढ़ते हैं उसके बाद हमें क्योंकि लगाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम इनका मिलान कर सकते हैं। भाई पहला ठीक है तो वो क्यों ठीक है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित है, क्योंकि उनके प्रसिद्ध रस उत्तर में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो भाई पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। मैंने भरतपुरी का जो सूत्र है काफ़ी बार आपको बताया है, रस सूत्र। तो आप मेरी अगर किसी ने क्लासें नहीं देखी, जो आप PYQ ये सीरीज चला रखे, आप उनको भी देख लोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ए ठीक है, आर गलत है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है स्थापना। बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। ये गलत है भाई, ये भी भावना का है। असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है, ये क्या है, ठीक है। तो ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। स्थापना। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, गलत है, क्योंकि उनका व्याकरण एक ही है। ये ठीक है, लेकिन पहला गलत है। व्याकरण तो एक है, लेकिन ये अलग अलग भाषाएं हैं, ये गलत है। स्थापना है। मैथिली
संविधान स्थापना मैथिली संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषा है। जो मैथिली है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। ठीक है, क्योंकि इसमें शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई। ये क्या है? गलत है। डी ऑप्शन ठीक है, ये सही है, आर गलत है भाई। 45वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। नहीं भाई, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा की नीति के विरुद्ध है। ये भी कहा गलत है, सी ऑप्शन ठीक है, दोनों गलत है। तो अभी नीचे एक अवतरण दे रखा है, ठीक है, इसको पढ़कर हम क्वेश्चन करेंगे। इसके ध्यान से पढ़ना आप सभी, और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस अवतरण के अंतर्गत ही हम करते हैं। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवाद अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870-90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवाद अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल में तड़फड़ा रहा था, और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। ठीक है, चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषा, विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था भाई। तो देखते हैं, पूंजीवाद अर्थतंत्र और मध्य वर्ग के साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यूरोपीय उपन्यास की। ठीक है, ऊपर आया हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी किया था। हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? तो हिंदी उपन्यास के विकास का पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव माना जाता है। हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है, यही क्या है? संगत नहीं है। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 1870-90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का वजूद नहीं था भाई। देखो भाई, मैंने अपना एक क्या है ये जहाँ पे नोट्स वगैरह भेजते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, ग्रुप बना लिया है। मैं वहाँ पर आपको जितने भी PDF है ये आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लेना। मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1870 की अवधि में क्या है भाई? 1870 की अवधि में भारत किसके चुंगल में तड़फड़ा रहा था? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल में फंसकर तड़फड़ा रहा था। हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था भाई? तो हिंदी भाषी जनता की भाई। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, याद तो होगा ना, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है भाई। जो भी बच्चे मेरी क्लास देखते हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देंगे। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।